हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो पीजीटी 2021 की जैसे कि कुछ और नई आंसर कीज़ रिलीज़ हो चुकी है, उन्हीं में से एक आंसर की मैं आपको आज लेकर आया हूँ आपके लिए। मतलब आज जो हम जिस पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे वो रहेगा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल। 22 जुलाई 2021 की ये शिफ्ट थी, टाइमिंग 9 से 12 थी। बाकी इसके अलावा भी देखो बहुत सारी आंसर कीज़ कल आई है, तो जिसके पास भाई जो भी आंसर की हो तो प्लीज़ मुझे सेंड करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा सकूँ। और सबसे जो नया अपडेट है अब तक का वो ये है कि टीजीटी 2021 का भी शेड्यूल आ चुका है और सितंबर के शुरुआत से ही पेपर होने जा रहे हैं आपके। बाकी जिन पोस्ट कोड का अभी भी शेड्यूल नहीं आया तो वो भी भाई समझ लेना कि जल्दी ही आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा और ये कॉन्टिन्यूएशन में ही पेपर चलेंगे। तो आप मान के चलो कि सितंबर में सारा टीजीटी आपका निपट जाएगा 2021 वाला। अब जैसे कि भाई एक महीने आप दूर हो अपने पेपर से, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है या क्या आप बनाने जा रहे हो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखो आपके पास है, कौन से सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो तो देखो मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं मैथ्स के लिए ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। एक तो देखो मैथ्स बहुत ईजी आ रहा है, तो जिस बच्चे को मैथ्स समझ में आता है तो वो कोशिश रखे कि 20 में से 20 ही नंबर आ जाए। और मान लो किसी का मैथ्स कमज़ोर भी है तो 10-12 नंबर तो भाई उसे भी सोचने चाहिए कि मेरे किस तरीके से आ जाए, क्योंकि इससे कम में ना काम नहीं चलने वाला। 10-12 नंबर बहुत होते हैं, मतलब 10-12 नंबर उठाने में ना साल बीत जाते हैं। तो आप बात को समझो, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक महीने दूर आप पेपर से हो तो कोई भी कोचिंग देखो काम नहीं आने वाली आपके लिए, क्योंकि मतलब कोई ऐसा टीचर है ही नहीं जो एक महीने में ईमानदारी से पढ़ा सके कि जो पेपर में आना है बिल्कुल उतना लेवल बता सके। मतलब सब ने दुकान खोल रखी होती है, 500 700 हज़ार में जो आ जाए उतने में मतलब बच्चे को काटने की कोशिश करते हैं। तो समझदार देखो आप बनो और ऐसे कोर्सेज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप देखो ऐसी कोई किताब भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको, कि कोई ऐसी बुक हो कि हम उसको फॉलो करके मतलब प्रैक्टिस कर सके, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारे फितूर अपने दिमाग में से निकाल दो। मतलब मेहनत ना टीचर से मत करो, मेहनत आपको ही करनी है। और आप मेहनत ऐसे करो कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है डीएसएसबी के सिर्फ उनको करो, काम हो जाएगा आपका। और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखो बिल्कुल लेटेस्ट रखोगे तो और अच्छा है। जैसे कि 2021 पीजीटी की बहुत सारी आंसर कीज आ चुकी है, अगर आप उनको सॉल्व करने में बैठोगे ना एक महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतने पेपर्स आ चुके हैं 2021 के। तो आप उनको वन बाय वन करके सॉल्व करो। मेरी बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और मेरे अलावा कोई अगर और टीचर भी करा रहा है तो देखो आप उसको ही फॉलो करो। मेनली आपका काम बनना चाहिए, आपका पेपर निकलना चाहिए, मैथ्स में अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो जहाँ जैसे जो भी मिल रहा है ना, मतलब वो लपेटते चलो आप और करते चलो उसको। बाकी मेरी सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी, बस आप मुझे पेपर्स भेजते रहा करो आंसर कीज, ताकि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा सकूँ। तो बस इतनी ही ज्ञान की बातें मैं बता सकता था आपको। अब आ जाते हैं अपने पेपर पे। आज जो पीडीएफ है भाई देखो वो कंप्लीट है। और पहला पार्ट मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एनालाइज़ किया करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो टीजीटी हो पीआरटी हो। तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर इसका मतलब एनालाइज़ करना। बाकी देखो यहाँ से हम मैथ्स के कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वन बाय वन, बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि अनिल एक डिस्टेंस को कवर कर सकता है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर जो कवर कर सकते हैं ना 4 मिली सेकेंड्स में। अब कुछ देखो नई नई यूनिट्स यहाँ देखने को मिल रही है, तो मिली सेकेंड का मतलब समझते हैं पहले तो। असल में होता है क्या है कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड्स होंगे, तो आपको कहना है 1/1000। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 4 मिली सेकेंड, तो 4 मिली सेकेंड का मतलब आप समझ गए इतने सेकंड में उसने 5 सेंटीमीटर चलाए। देखो ये सेकंड्स है, अब इस सबको भूल जाओ आप। अब इस 1000 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई 5000 सेंटीमीटर, जिसको हम 50 मीटर लिख सकते हैं, कि 50 मीटर ना 4 सेकंड में चला है इसने, और यूनिट आ चुकी है मीटर पर सेकंड में। जबकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसलिए हम साथ साथ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो स्पीड आएगी ना किलोमीटर पर आवर में आएगी, देखते हैं कितनी आती है ये। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इतनी बात हटा देता हूँ। देखो
जैसे कि अनिल की स्पीड आपको पता चल गई 45 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो 4 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, आप समझ रहे हो, 45 गुना 4 यानी 180 किलोमीटर चला होगा। तो अब हमें क्या करना है कि मुकेश से, जिसकी स्पीड अनिल से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा का मतलब 45 में 15 ज़्यादा है यानी कि 60 स्पीड है, तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। और आप समझ रहे हो 60 की स्पीड से 180 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बोला है कि भाई एक स्कूल में 36% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 12 साल से छोटी एज के हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, जो 12 साल से कम एज के हैं वो 36% बच्चे हैं। तो अभी देखो जो 12 साल के होंगे या 12 से ऊपर के होंगे, तो ऐसे बच्चे आप समझ पा रहे हो 64% होंगे। 100% में से आप हटा दो 36%। इसके अलावा हमें ये बताया है कि भाई जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना 12 साल वाली एज से ऊपर के, मतलब कि ये वाले बच्चे, तो ये 2/3 है इन बच्चों का। कहने का मतलब है ये वाले बच्चे 2 है इन बच्चों की तुलना में, यानी 3 की तुलना में। और देखो आगे आप पढ़ोगे ना, विच इज़ 48, विच इज़ का मतलब आपने पढ़ रखा है, जो लास्ट वाली लाइन होती है ना इससे होता है इसका मतलब। तो 12 साल की एज वाले जो बच्चे हैं ना 3, वो असल में आपको बता रखे है 48। तो मतलब 3 की वैल्यू 48 है, तो आप समझ रहे हो 48/3 यानी एक की वैल्यू 16 है। और अगर मुझे ये दोनों बच्चे मिलाकर निकालने हैं तो देखो 3 और 2 ये 5 यूनिट बना रहे हैं, जबकि एक यूनिट की वैल्यू 16 है। तो आप बोलोगे 12 साल और 12 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना वो 80 बच्चे हैं। और हमसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में 100% होंगे। और 80 जो वैल्यू है ना देखो वो 64% की है। तो 80 अगर वैल्यू 64% की है तो मैं इसको 64 से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि 1% की आ जाए। और मुझे 100% की निकालनी है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 8 से देखो 8 बारी कटेगा नंबर, 8 से 10 बारी कटेगा। उसके बाद 4 से आप इसको 2 बारी काट लो, 4 से 25 बारी काटोगे और 2 से इस नंबर को आप 5 बारी काटोगे। तो 25 गुना 5 यानी कि इस स्कूल में टोटल 125 बच्चे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये भाई एवरेज से है और कहता है कि 29 विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है। जब शौर्य के अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 0.6 की वृद्धि हो जाती है। अब आप इसको ऐसे समझो कि 29 बच्चों की एक क्लास है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ पहले, और उनका एवरेज 74 है। तो 74 से मल्टीप्लाई करके ना आपको यहाँ पर योग मिल जाएगा उन सभी 29 बच्चों का। अब शौर्य के आने के बाद देखो टोटल हो जाएंगे 30 बच्चे, और जैसे कि एवरेज 0.6 से बढ़ रहा था तो एवरेज 74.6 हो जाएगा। तो शौर्य के आने के बाद देखो इतना योग हो जाएगा। और अगर मैं इस योग में से ये वाला योग हटा लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, मतलब एक बच्चा एक नए बच्चे का मतलब सम कह सकते हो, मार्क्स कह सकते हो। और वो नया बच्चा कौन था, शौर्य। तो शौर्य के मार्क्स दोनों को अंतर करने पे निकल जाएंगे। बट ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो इसको ऐसे समझो कि भाई 29 बच्चे एक क्लास में, और इन सभी बच्चों का जो एवरेज है वो 74 है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कोई इससे ऊपर भी होगा कोई इससे कम भी होगा। तो जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा दे देते हैं कम वाले बच्चों को, और सबको बराबर बना देते हैं कि चलो अब मान लेते हैं कि 29 के 29 बच्चों में हर बच्चे के नंबर 74 माने जा सकते हैं। ये मतलब होता है एवरेज का। अब देखो एक नया बच्चा है और उस नए बच्चे के आने से ना पूरी क्लास को फ़ायदा हो गया, 0.6 से वृद्धि हो जाती है एवरेज में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शौर्य है ना नया बच्चा, तो इस बच्चे के नंबर 74 तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि देखो जो पुराना एवरेज है ना उतना अगर आप लेकर आते हो तो एवरेज बराबर रहता है। तो अगर मैं शौर्य के 74 नंबर से एंट्री कराऊँ तो अभी भी इस क्लास का एवरेज ना ना तो बढ़ता ना घटता, पूरा 74 रहता। बट शौर्य के आने से क्योंकि एवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब ये रिक्वायर्ड जो भी था उससे ज़्यादा है, 74 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो देखो आप हिसाब लगा सकते हो, जैसे कि 0.6 की वृद्धि एवरेज में हुई है, यानी उसने हर एक को ना 0.6 से बढ़ा दिया। और कितने बच्चों को बढ़ाया,
तो खुद शामिल होने के बाद 30 बच्चों पर, तो यानी कि इतना वो एक्स्ट्रा था। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 18 आ रहा है, और 74 में आप 18 जोड़ोगे तो इसका मतलब शौर्य के मार्क्स थे 92। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान से है। देखो आपको पता है 361 का √19 होता है, और उधर से देखो मतलब ये जो 14 का स्क्वायर है ये आप समझते हो 196 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 17 इंटू 7 माइनस का 119 होता है। तो बस आप इन सब को यहाँ लेकर आ जाओ, और जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो 6 और 9 15 जब इधर आएगा ना, 15 में 9 आप जोड़ोगे तो 34 का 4, लेकिन 2 में है। तो आप बाकी छोटी सी कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी कर लेना, आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा 334। इसके बाद चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 57 वर्ष है। इसका मतलब कि फादर और सन, इन दोनों का भाई योग आज 57 वर्ष है। आज का मतलब 2021 में। कहता है 6 वर्ष पहले, देखो 6 वर्ष पहले आप समझ रहे हो 2015 में। तो 2015 में क्या होता था कि पिता उस समय अपने बेटे की उम्र का 4 गुना थे। मतलब फादर और सन की जो एज थी ना वो इस रेशियो में होनी चाहिए, आप समझ पा रहे हो। अब देखो जहाँ पर रेशियो होता है ना वहाँ हमें सम को लेकर जाना होता है। जैसे कि ये रेशियो आपको नज़र आ रहा है 2015 में, और ये योग आपको मैंने भी समझाया ये वर्तमान का है 2021 का। तो आप बोलोगे कि भाई 6 साल पीछे चलना पड़ेगा, और जब आप 6 साल पीछे जाओगे ना तो फादर की एज के लिए भी 6 साल आप इसमें घटा दोगे, और सन की एज भी देखो 6 साल पहले 6 कम होगी। तो कहने का मतलब है ये जो सम 57 आपको नज़र आ रहा है आज, ये 6 साल पहले ना 45 साल रहा होगा। 57 माइनस 12, जबकि यहाँ अगर हम रेशियो का योग करें तो हमें 5 मिल रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 है, आप समझ रहे हो 1 यूनिट की वैल्यू 9 होगी। और आप यहाँ 9 से अगर गुणा करोगे तो आपको देखो दोनों की एजेस पता चल रही है, लेकिन 2015 में। बेटे की वर्तमान आयु हमसे पूछी जा रही है। बेटे की आपको 6 साल पहले की आयु 9 नज़र आ रही है, और वर्तमान के लिए आप समझ रहे हो कि 6 जोड़ना है इसमें। तो 9 और 6 15 साल इस बेटे की आयु है वर्तमान में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है मैंसुरेशन से। होलो सिलेंडर की यहाँ बात हो रही है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है खोखला बेलन। असल में इसमें होता क्या है कि कुछ भी हम स्टोर नहीं कर सकते, बस इसमें से चीज़ें ना फ़्लो होती है। फ़्लो का मतलब बस चलती रहती है। जैसे वो प्लास्टिक पाइप हो गए, तो पाइप में कभी पानी थोड़ी रुकता है, बस वो फ़्लो होता है, मतलब उनसे पाइप गुजर मतलब पानी गुजरता है। इस तरीके से देखो होलो सिलेंडर होता है। और यहाँ पर ना ये मेटल होता है। अगर कभी मेटल की बात हो रही है तो वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये होगा वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से, आयतन में से छोटे वाले सिलेंडर का आयतन माइनस करना होगा। अब जो बड़ा सिलेंडर है ना, जो बाहर वाला सिलेंडर है आउटर, तो उसका जो आयतन होगा आप बोलोगे पाई, और रेडियस उसकी देखो यहाँ तक होगी, तो आपने उसको कैपिटल आर बोल दिया। छोटी वाली रेडियस सिर्फ इतनी होगी, आप उसको स्मॉल आर बोलो। अभी हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, और ये हम हाइट मान लेते हैं। इसी में से आपको क्या करना होगा, छोटे वाले सिलेंडर का ना वॉल्यूम माइनस करना होगा, और वो ऐसे आप माइनस करोगे, हाइट दोनों के लिए सेम है। तो आप यहाँ से निचोड़ ये निकाल रहे हो कि पाई और एच तो सेम ही है, उनको कॉमन ले लेते हैं और इनटू में ले लेते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो ये वॉल्यूम का फार्मूला बन गया होलो सिलेंडर का। अब बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमसे वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है, आयतन, और हमें क्या क्या दे रखा है समझते हैं हम। एक तो देखो आउटर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस का मतलब कैपिटल आर 4 है। इसके अलावा हमें थिकनेस दे रखी है। थिकनेस का मतलब क्या होता है, जो मोटाई है, मतलब बड़े आर में से आप छोटा आर घटाओगे ना तो इसको थिकनेस बोला जाता है। अब थिकनेस जैसे कि 1 दे रखी है, और ये बाहर वाली रेडियस 4 है, तो इसका मतलब अंदर वाली रेडियस भाई 3 रही होगी। 4 में से 3 घटाने पे ये एक आता है। और इसके अलावा देखो हाइट भी आपको दे दी 2। तो बस अभी आपको वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था 22/7 इंटू में एच, और एच 2 है, और इनटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर 16 बन रहे हैं, और यहाँ 9 बन रहे हैं।
और इन दोनों का अंतर 7 है। तो 7 से 7 कटा और 22 इंटू 2, तो सवाल बिल्कुल आसान था, 44 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 4 फ्रैक्शंस दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब देखो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, और मतलब जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा है तो वही बड़ी होगी। बट यहाँ मैं आपको थोड़ा देखो रीजनिंग से बताने की कोशिश करूँगा, आप समझना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो मतलब खुद से ही फील हो जानी चाहिए। अब आप देखो ऐसे मानो यहाँ 4 बच्चों का ना टेस्ट हुआ है, जैसे पहले बच्चे के 16 में से 14 नंबर है, दूसरे बच्चे के 17 में से 12 नंबर है, तीसरे के 15 में से 13 और चौथे बच्चे के नंबर है 19 में से 18। अब मैं आपसे पूछूं कि इन सब का स्कोर आपके सामने है और सबसे अच्छा स्कोर आपको किसका लग रहा है। सबसे अच्छा स्कोर का मतलब होगा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, और सबसे ज़्यादा नंबर का मतलब ही हमारे लिए सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न अगर आपको निकालनी है तो आप बस ये देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो आप बोलोगे कि भाई इस बच्चे के सबसे अच्छे नंबर हैं, क्योंकि जितने नंबर का इसका पेपर हुआ है ना, इसने तो सारे ही कवर कर लिया, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है इसका। जबकि इधर देखो 2 नंबर कम आए हैं जितने नंबर का पेपर है, इसके तो और भी कम है 5 नंबर, और इसके 2 नंबर कम है। सिर्फ यही एक बच्चा है जिसने सिर्फ 1 नंबर कटने दिया है, तो मतलब इसके सबसे अच्छे मार्क्स है। बस यही फ्रैक्शन यहाँ पर लार्जेस्ट होगी। देखो अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक बच्चे के 15 में से 14 नंबर है और दूसरे के 20 में से 19 नंबर है, तो यहाँ थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका भी एक ही नंबर कटा है और इसका भी एक ही नंबर कटा है। तो अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के सेम मार्क्स हैं, अभी इसके अच्छे होंगे। और उसका रीज़न ये है कि एक नंबर तो दोनों ने कटवाया है अपना, बट एक नंबर इसका 20 में से 19 करे, मतलब इसके पास ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसके लिए बड़ा काम था ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक करना। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। देखो बाकी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, तो आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको नज़र आ रहा है, देखो एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है और बताया है कि एक बच्चे के जो अंक आए हैं वो किस सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट आए हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखते हैं। कहता है कि हिंदी और विज्ञान को एक साथ मिलाकर दर्शाने वाला केंद्रीय कोण क्या है। अब देखो हिंदी और दूसरा क्या था, विज्ञान। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 52% बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई 52% को अगर हम डिग्री में दर्शाए तो कैसे दर्शाना होगा। अब डिग्री में दर्शाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो आपको ये सर्कल पूरा नज़र आ रहा है पाई चार्ट, तो आपको जोड़ने तक की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पूरा जोड़ने पे 100% बैठेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। उसी तरीके से डिग्री का मतलब होता है 360 में से। कभी भी आप डाटा देखोगे ना जो आपको डिग्री में दे रखा होगा, तो उसका टोटल 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि डाटा अपने आप में जो कंप्लीट होता है डिग्री में वो 360 डिग्री होता है। आपको बस क्या करना है, जब आप इस सर्कल को बनाओगे दोबारा से पाई चार्ट को और आप डिग्री में दिखाओगे, तो इसका मतलब है आप सभी को मिलाकर 360 डिग्री दर्शाओगे, और 360 डिग्री का ही आपको 52% इन दो विषयों में दिखाना है। तो आप 52% निकाल लो 360 का। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 187.2 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि एक संख्या को पहले तो हमने 10% से घटा दिया और उसके बाद फिर हमने 10% से नंबर को बढ़ा दिया। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो नंबर हमें मिल रहा है ना फाइनल 2 चेंजेस के बाद, वो 30 कम है ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है। अब ये लास्ट पेपर जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, शायद वो बायोलॉजी का था या जो भी था, तो उधर ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई नंबर सेम परसेंट से अगर एक बारी डिक्रीज़ हो और एक बारी सेम परसेंट से इंक्रीज़ हो, तो अल्टीमेटली वो डिक्रीज़ ही होता है, मतलब कमी होता है। कितने परसेंट से होता है, एक्स स्क्वायर बाय 100% से। और एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर आप समझ रहे हो 100 होता है और 100/100 एक होता है। तो आप बोलोगे नंबर जो है ना वो घटेगा 1% से। और देखो इन्होंने ये बताया कि जो नंबर है वो ओरिजिनल से 30 घट गया। तो 30 कुछ और नहीं है, 1% की वैल्यू है, और कोई भी नंबर अपने आप में 100% होते हैं। अगर 1% 30 है तो 100% आप समझ रहे हो पूरा 3000 होगा। तो 3000 यहाँ पर नंबर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ईजी है। देखो दो संख्याओं का आपको दे रखा है यहाँ पर रेशियो 11 और 14। रेशियो का मतलब आप समझते हो कि नंबर तो असल में कुछ और रहे होंगे, बट हमने ना उसको किसी नंबर से काटा होगा और काटने के बाद ये रेशियो नज़र आ गया। अब यहाँ से आपको समझना है, जो ये आप काटते हो ना जिस नंबर से, मतलब बड़े से बड़े नंबर से, उसी को HCF बोला जाता है। तो इसका मतलब है हमने ओरिजिनल नंबर्स को 12 से काटा था, और अगर ओरिजिनल नंबर्स आपको निकालने हैं तो वापस आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमसे देखो इनका योग पूछा जा रहा है, जब आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो 12 को तो आप कॉमन ले लेना, और ब्रैकेट में फिर 11 + 14 यानी 25 बचेगा, और 12 की गुणा 25 में आप करोगे तो 300 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उसी पाई चार्ट पे है, देखते हैं अब की बारी क्या पूछा जा रहा है। अब की बारी सवाल ने पूछा है कि भाई गणित और इतिहास में एक साथ कुल अंक 450 है, तो केवल अंग्रेजी में कितने अंक होंगे। अब देखो भाई, गणित और इतिहास में मिलाकर आपको कितना नज़र आ रहा है, पहले ये चीज़ चेक करते हैं। ये देखो ये गणित है और ये है इतिहास, तो आप बोलोगे 22 और 14 यानी कि 36%, कि 36% की वैल्यू हमें यहाँ पर 450 दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है केवल इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखो आपको नज़र आ रहा है 12%, 12% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि 12% जो होता है ना, वो इस 36% का तीसरा हिस्सा होता है, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 12 बनता है। आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको सीधा सीधा 12% की वैल्यू मिल जाएगी 150। 150 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ आपको एक ग्राफ दिखा रखा है और बता रखा है कि टोटल भाई 5 कंपनीज़ है, PQRST, और किस कंपनीज़ में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं काम करती है। तो देखो जो ब्लू से तो आपको पुरुषों का बता रखा है, और रेड से बता रखा है महिलाओं का। सवाल पूछा जा रहा है कि Q और S में पुरुषों की कुल संख्या। देखो Q और S में जो पुरुष आपको नज़र आ रहे हैं ना, 360 और 390, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 300 300 690 और 750, तो हमें इसका रेशियो बताना है किसके साथ, R और T में महिलाओं की कुल संख्या, R और T। तो देखो 210 महिलाएं यहाँ पर है और 240 यहाँ पर है, दोनों को आप जोड़ोगे तो 450 बनते हैं। अब जब इन दोनों का रेशियो आप बनाओगे तो देखो ये 15 से 5 बारी घटा और ये 3 बारी, 5:3 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद नंबर 13 है, सिंपल इंटरेस्ट से है, लैंग्वेज समझते हैं इसकी। कहते हैं कि भाई 4.5% प्रति वर्ष की दर से हमने कितना पैसा लगाया होगा 3.5 वर्षों के लिए, जिस पर जो ब्याज मिलता है ना, वो ब्याज बिल्कुल बराबर है 630 रुपये प्रिंसिपल पर 2.5 वर्षों में इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पहले वाला प्रिंसिपल अगर मैं P मान लूँ तो देखो वो 4.5% की दर से, आप 4.5% को ऐसे लिख सकते हो। इस दर से 3.5 वर्षों में जो भी ब्याज देता है ना, वो ब्याज बराबर है असल में 630 रुपये पर 3.75 की दर से कितने वर्षों का, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, जैसे आपको नज़र आ रहा है 100 से 100 कटा, डेसिमल के बाद एक एक प्लेसेस, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि 2 प्लेसेस हैं। अब इस 2.5 को आप हटाओगे, नीचे एक 10 ले लो, और वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 25, देखो 5 से 5 बारी कट रहा है, ये नंबर 7 बारी कट रहा है, 7 से ये नंबर कट रहा है भाई 9 बारी, और 9 गुणा 5 अगर आप समझ पा रहे हो तो 45 होता है, 45 से 45 भी कट गया। तो कुल मिला के प्रिंसिपल जो है ना वो 375 आया, यानी कि हमें 375 रुपये लगाने होंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पेपर्स में देखे गए हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक तो 2 की पावर और 11 की पावर, इधर भी आपको बस यही करना है, 2 और 11 की ही, मतलब जो बेस है वो 2 और 11 ही दिखाने हैं। यहाँ जैसे आपको बेस 2 और 11 दिखा रखे, यहाँ भी 2 और 11 ही दिखाने हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 लिखा है, देखो 4 को आप समझते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इनटू में 4/3 लिख सकते हो, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो यहाँ भी 2 ही है, तो आप समझ पा रहे हो कि इसी में मैं A
बाय से जोड़ सकता हूँ, सेम बेस है, और हमें जब मल्टीप्लाई करना होता है पावर से ऐड हो जाती है। इनटू में 11 की पावर 11 प्लस b। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ जो भी 2 की वैल्यू है ना, वो इस वाली 2 की पावर के बराबर हो जाएगी। मतलब आपको नज़र आ रहा है, देखो 8/3 है लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 की पावर, तो राइट हैंड साइड में जो 2 की पावर है वो है 8/3 प्लस में a/6। अब देखो ये 8/3 उधर जाएगा ना तो ये ज़ीरो बना देगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा a/6 तो आप समझ रहे हो a भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरीके से देखो b की अगर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को भी बराबर कर दो, मतलब 5 जो है वो बराबर हो जाएगा 11 प्लस b के। तो b की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 5 माइनस 11 यानी कि -6। अब आपको a माइनस बी निकालना है। a का मतलब ज़ीरो, माइनस, और b की जगह आप लिखोगे जब -6, तो ये कैलकुलेट होने पर आपको देगा 6 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंसुरेशन का है। कहता है कि एक ट्रेपीजियम है, देखो इस तरीके से एक ट्रेपीजियम होता है जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इन्हीं दोनों पैरेलल साइड समांतर भुजाओं के बीच में जो आती है ना, ये हाइट होती है h। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का वो होता है हाफ इंटू में आमने सामने जो ये समांतर भुजाएं है ना पैरेलल साइड्स, इनका योग इंटू में हाइट। अब देखो इसको हटा देते हैं और देखते हैं क्या क्या डाटा हमें दे रखे हैं। एक तो देखो ट्रेपीजियम का हमें एरिया दे रखा है 336, और एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया इनटू में पैरेलल साइड्स का योग। अब पैरेलल साइड्स का आपको रेशियो दे दिया, आप 5x और 7x मान लो। 5x में 7x आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे 12x। और हाइट जो है देखो वो आपको बता रखी है 14। तो यहाँ से आपको बतानी है कि पैरेलल साइड्स में से छोटी साइड क्या होगी, उसके लिए आपको x की वैल्यू चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 से ये नंबर 7 बारी कटा। अब आप इसको 12 से काट लो, जैसे कि भाई 12 गुणा 2 24 हुआ, और 24 आप घटाओगे इसमें से तो 96 बचा, यानी कि 12×8 96, और 7 से नंबर 4 बारी कट जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो x की वैल्यू 4 होगी, और इनमें से छोटी साइड देखो 5x थी, यानी 5×4, तो छोटी साइड जो होगी वो 20 रहेगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि सीमा जो है वो 27 किलोमीटर ना डाउन स्ट्रीम में यानी कि अनुकूल में तैर सकती है, और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल में तैर सकती है, और दोनों बारी वो 3 घंटे का टाइम लेती है। तो आप समझते हो, देखो डाउन स्ट्रीम अगर 27 किलोमीटर 3 घंटे में तैरा है तो यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 9 आ गई। और डाउन स्ट्रीम में आप समझ रहे हो जो स्पीड होती है वो b+w रहती है। उसी तरीके से अप स्ट्रीम जहाँ पर स्पीड होती है b-w। तो 15 किलोमीटर उसने 3 घंटे में ही चलाया, तो यहाँ स्पीड 5 होगी। अब आपको देखो यहाँ पर ना वेलोसिटी ऑफ करंट यानी कि वाटर की स्पीड निकालनी है, और आपको अच्छे से पता है दोनों का अंतर करना होता है और उसको आधा करना होता है। 9 में से 5 गया 4, और 4 का आधा 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर होगा इसका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक बटुए में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट है, वो इनसे टोटल धन बन रहा है ना पैसा, वो 3200 रुपये बन रहे हैं। बाकी इनमें जो ये नोट है ना, ये इस रेशियो में है, मतलब ये नोट है, कितने कितने नोट किस रुपए के हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर नोट। तो यहाँ से मैं क्या बनाऊँगा, अमाउंट बनाऊँगा कि भाई अगर 6 नोट है 10 रुपये वाले तो 60 रुपये बने। 20 रुपये के अगर 9 नोट है तो 180 रुपये यहाँ बनने चाहिए। और 50 रुपये वाले अगर 8 नोट वाकई में होते तो 400 रुपये बन रहे होते। तो 400 और 180, 580 और 60, 640 रुपये बनने चाहिए थे इस तरीके से, तो बट बन इतने रहे हैं। तो ये 640 की वैल्यू है 3200। 3200 का आप 640 से जब डिवाइड करोगे तो 64 गुना 5 यानी कि 5 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो आप इन सभी को ना जितने भी नोट रेशियो में थे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और कितने नोट अब असलियत में आपको पता चल जाएगा। 10 रुपये के नोट हमसे पूछे जा रहे हैं, 6 गुना 5 30, यानी कि 30 नोट थे।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको कहता है 15 पुरुष एक काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगाते हैं। तो देखो M1 यहाँ 15 है और D1 यहाँ 8 है। अब यही काम 12 पुरुषों से करवाना है यानी M2, तो उनको लगेंगे कितने दिन यानी कि D2। तो 4 दूनी 8 हुआ, 4 तिये 12 हुआ, 3 से नंबर 5 बारी कटा, तो यानी 5 गुना 2, 10 दिन इनको लगेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है माधव ने एक पुराना प्रिंटर खरीदा और कविंदर को 2160 रुपये में बेच दिया। मतलब 2160 रुपये में जो बेचा है ना इसने, तो 20% का लाभ हुआ है। अब आप समझते हो, देखो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो आप ऐसे बोलोगे कि अगर इसने खुद 5 में ख़रीदा है ये पुराना प्रिंटर, तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेते हुए 6 में बेच दिया। बट असल में 6 की वैल्यू कितनी है भाई, 160। तो जब आप 2160 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चलेगी, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यूनिट की पता चलेगी, यानी सीपी पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 360 बारी कटेगा, तो 1800 रुपये देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कहता है कि माधव को ना 40% का लाभ कमाने के लिए प्रिंटर को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 1800 रुपये देखो क्रय मूल्य है सीपी, और इसका 40% में अगर आपसे पूछूं तो आपको पता है कि इसका 10% तो 180 होगा। 10% का मतलब बस 1 ज़ीरो काट देनी होती है। और अगर 10% 180 होगा तो 40% का मतलब 180 गुणा 4 यानी 720 होगा। तो 720 का प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसको भाई ये प्रिंटर 2560 में बेचना चाहिए था। फिर तो 2560 नहीं, सॉरी 2520 कर लेना आप इसको, 2520 में बेचना चाहिए था। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है तो ये LCM HCF का, बट मैं इसको आपको एक आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि दो संख्या x और y है, उनका देखो हमें HCF बता रखा है 6, LCM बता रखा है 210, और दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का मतलब दोनों संख्याओं का योग 72 बता रखा है। और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं भी देख लो आपको सेम ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, 1/x प्लस 1/y। अब ऐसा है, देखो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो LCM तो XY बनेगा, और ऊपर आप बोलोगे x प्लस वाई बन रहे हैं। अब x प्लस वाई देखो आपको दे रखा है कितना, 72। आप बोलोगे ऊपर तो 72 रखना है, नीचे है XY। XY का मतलब कुछ और नहीं है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल है। और आपने पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना LCM और HCF का गुणनफल होता है। तो नीचे आप लिखने वाले हो 210 गुना 6। तो 6 से देखो ये नंबर 12 कटा, बाकी आप इसको और काटोगे, जैसे कि ये नंबर आप 3 से काट लो तो ये 4 बारी कटेगा, और 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21 और 1 ज़ीरो, और आप इसको छोटा कर लो, बल्कि यहाँ 2 और 35। तो यानी कि इस पार्ट की वैल्यू 2/35 होनी चाहिए, और वो इस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ भाई ये पेपर ख़त्म होता है। देखो थोड़ा सा मैंने टाइम लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, वरना 15-16 मिनट का ये पेपर रहता है। बट एक्चुअली में ये मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे सॉल्व कराना होता है आपको, ताकि आपको ये पेपर करने का फ़ायदा हो, मतलब आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत फ़ायदा आपको मिल सके, तो इसलिए थोड़ा टाइम हमें लगता है। तो बाकी उम्मीद है आप समझ रहे हो सारी बातें, जो मैंने आपको ज्ञान की बातें बताई है वो भी आप ध्यान रखना, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करते चलना। बाकी भाई ये पेपर यहाँ ख़त्म होता है, जल्द अगले आंसर की के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसको फर्स्ट पार्ट को अच्छे से एनालाइज करो। थैंक यू।